नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 64वां दिन है। नर्मदे हर। गुरुवार 8 मार्च 2018 सत्तरपुर से केसली, ब्रह्मांड घाट, धर्मपुर, कुंडी, छोटी दुआदार और गुरसी। ठंडी रात्रि की गर्म नींद से हम प्रातः 5:45 पर जागे। जब माँ साथ हो तो बालक को ठंड कैसे लग सकती है। हम तो मैया के आंचल में छुप कर सोए थे, अतः नींद में ठंड का पता ही नहीं चला। मंदिर के सामने के हैंडपंप पर हमने स्नान किया और फिर पूजन। हिंदी भाषी परिक्रमावासी बिना स्नान के आगे बढ़े और दूसरे मूर्ति श्री राजेश पाटीदार जी अभी नींद से जागे हैं। ये मध्य प्रदेश के शाजापुर के निवासी है और वहीं पर दवाई दुकान का इनका व्यवसाय है। ये नंगे पाँव ही चल रहे हैं। शुरू में ये 3 मित्र थे, पर आगे इनके दोनों साथी वाहन से निकल गए, पर ये अपने निर्णय पर अड़िग रहे और नंगे पाँव पैदल ही चलते हुए ये आ रहे हैं। अभी तो इन्हें काफ़ी प्रवास तय करना है। यहाँ से अमरकंटक होकर वापस पुनः ओमकारेश्वर तक आना है। बातों में इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि भविष्य में हम जब भी परिक्रमा हेतु जाए, नंगे पाँव ही जाए। उसका कुछ अलग अनुभव है, ऐसा उनको लगता है, और उनका कहना है वो इसे साझा नहीं कर सकते, पर अत्यधिक आग्रह है कि हमें भी कम से कम एक बार नंगे पाँव की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसी दौरान मंदिर के पुजारी जी हम सभी के लिए सुबह का चाय प्रसाद ले आए, जिसे केवल मैंने अकेले ही पिया। आज कोई सृष्टि का व्रत है, जिसमें केवल कल रात्रि में पकाया हुआ बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं, ऐसा भी श्री पाटीदार जी ने हमें बताया। मैंने चाय बिस्किट खाए और रवि जी ने केवल बिस्किट। इसके बाद हम श्री पाटीदार जी को नर्मदे हर करके आगे बढ़े। आज आकाश में बहुत ही बादल छाए हुए हैं और हल्का कोहरा भी है, इसलिए बहुत ठंड लग रही है। गांव जीरी से हमें किनारा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि आगे का मार्ग किनारे से नहीं था। अतः हम पुनः किनारे की दिशा में आगे जा रहे हैं, ताकि हम पुनः किनारे किनारे ही चल सके। इसी आशा में सुबह 7:30 पर हमने हमारे कल रात्रि के विश्राम स्थल शासकीय विद्यालय से चलना प्रारंभ किया। कीचड़ भरे रास्तों को पार करके हम नर्मदा मैया के तट पर आए। करीब 8 फीट चौड़ी 12-15 सीढ़ियाँ पार कर हम इस एकांत में अकेले ही प्रवाहित मैया के पास पहुँच गए। पानी में यहाँ वेग कुछ अधिक है, पर यहाँ से भी आगे का कोई मार्ग नहीं है, तो हमें पुनः वापस ही लौटना पड़ेगा। हमने यहाँ अगरबत्ती लगा मैया का पूजन किया, थोड़ा विश्राम किया और फिर थोड़ा ऊपर वापस आकर आगे का मार्ग पूछ आगे बढ़े। थोड़ा पहाड़ी मार्ग चढ़ने उतरने के बाद हम पुनः किनारे पर आ गए। यहाँ मैया का पात्र किसी सामान्य बरसाती नदी की भांति कम चौड़ा है और पानी भी सामान्य ही है। बहुत सी चट्टानें हैं जो रेती से बाहर आकर घमंड से इतरा रही है, पर कितना ही घमंड क्यों ना कर ले, बरसात में मैया का आवेग इन्हें अपने अधीन सहजता से ही कर लेगा। जिसे हम विद्या कहते हैं, उसकी भी बहुत सी झाड़ियाँ इस भाग में हमने देखी। आज पुनः चलते हुए इस खुशनुमा मौसम में ऐसे लग रहा है कि केवल हम दोनों ही इस संसार में हैं। किसी और के होने की कोई भी आहट नहीं, केवल कुछ पक्षियों की कूक हम कभी कभी सुन पा रहे हैं। इतने मनोरम स्थान के चलते आज हम बहुत धीरे और बार बार रुक कर ही आगे जा रहे हैं, क्योंकि हर स्थान इतनी शांति की अनुभूति करवाने वाला है
कि लगता है आज सारा दिन यही बैठे रहे। ऐसी जगहों को देखकर ही लगता है क्यों पहले के ऋषि मुनि तपस्वी जन दूर वीराने में आकर रहा करते थे। किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं। ऐसी जगह व्यक्ति को ध्यान या स्वयं में अंतर्मुखी होने की क्रिया करने हेतु सहज ही प्रवृत्त करने में सक्षम और सहायक होती है। चलते हुए हम एक स्थान पर आ गए। यहाँ कुछ कुत्ते और 3-4 छोटे बच्चों को हमने खेलते हुए देखा। कुत्ते थोड़े जंगली किस्म के लगे, शायद ये इन खेतों की रखवाली हेतु तैनात है। हम थोड़ा ध्यान रखकर नर्मदेहर इस नामकोश का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। खेतों में लगी फसल करीब हमारे सीने तक की ऊंचाई की है और हम नीचे की पगडंडी केवल अंदाज से ही समझकर चल रहे हैं। अचानक मुझे लगा मेरे एकदम पीछे कोई है। मैंने पलट कर देखा, वो 2 कुत्ते मुझसे बिल्कुल 6 इंच की दूरी पर गुर्रा रहे थे। हम थोड़े हड़बड़ा गए। उन्हें हाथ की लाठी से डराने के प्रयास करने के बाद हम चलते रहे, पर वे भी बार बार लौट आ रहे थे और उनकी ऊंचाई कम होने से हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि कहीं वो नीचे से तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए थोड़ी भय मिश्रित सावधानी से हमने उन खेतों को जल्दी पार करने की चेष्टा की। इसके बाद थोड़ी थका देने वाली हल्की पहाड़ी चढ़ाई पार कर हम 10:45 पर केसली गांव में आ गए। यहाँ शासकीय विद्यालय के सामने पहुँचते हमारे स्वागत में वरुण देवता ने प्रसन्न हो हल्की वर्षा कर दी। हम एक बरगद के पेड़ के आश्रय में रुके। बारिश होती देख स्कूल के छात्रों में उत्साह का अलग ही संचार हुआ कि अब शायद स्कूल को छुट्टी मिल जाएगी। इसके आगे हम नई बन रही सड़क से ही रास्ता निकालते हुए लोगों के बताए अनुसार बढ़ते रहे और फिर आखिर दोपहर 12:30 पर मिलती जा रही जानकारी के आधार पर चलते हुए हमने श्री सिद्धेश्वर मंदिर ब्रह्मांड में आसन लगाया। इस घाट को ब्रह्मांड घाट भी कहते हैं, जो बाद में अपभ्रंश होकर अब ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया है। समय और परिस्थिति के साथ जीवित लोग तक बदल जाते हैं, तो किसी स्थान का नाम बदल जाने में कौन सी विशेष बात है। पुजारी जी ने सामान्य पूछताछ के बाद हमें भोजन प्रसाद दिया, जिसमें रोटी, दाल और चावल हमने पाए। इसके बाद हम बाहर तट के पास लगे वृक्षों की पार पर बैठ विश्राम करते और बतियाते रहे। इसके सामने के दक्षिण तट पर बहुत पहले मैं करेली के मेरे मित्रों के साथ पिकनिक हेतु आया था, तो आज अनायास ही मुझे उनकी भी याद हो आई। हमारे विश्राम के दौरान ही एक परिक्रमावासी माताजी ने हमें स्थानीय समझ हमसे आगे के विषय में और उनकी एक अन्य साथी के विषय में पूछताछ की, पर दोनों की बातों का उत्तर देने में हम असमर्थ थे। फिर भी जो जानकारी हमारे पास थी हमने उन्हें बताई। इनकी बोलने की शैली से ये दक्षिण भारतीय लग रही थी। अभी हमने आपस में चर्चा की कि क्यों हम इतना भाग रहे हैं। अगर हम थोड़ा धीरे चले तो अधिक व्यवस्थित ढंग से परिक्रमा हो सकेंगी, जिसका आगे हमें मानसिक संतोष भी रहेगा। पर दोनों ने ही अपने अपने तर्क रखे और आपस में थोड़ी कुछ कहासुनी भी हो गई, जिसके कारण हम दोनों ही अब उदास हो गए हैं और शांत एक अर्थों में मौन हो गए। पेड़ों की छाया से आकर मैंने अंदर कुछ समय लेटकर आराम किया और रवि जी ने कुछ सिलाई लेखन और विश्राम किया। इसके बाद हमारे नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले हम इस आश्रम मंदिर से दोपहर 2:30 बजे आगे की यात्रा हेतु सबको नर्मदेहर करके आगे बढ़े। आगे मैया के तट को अतिक्रमण किए हुए भवनों को देख और दुखी हो चलते हुए हम एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गए। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत ही आग्रह से हमें चाय प्रसाद लेने हेतु आग्रह किया, जो मैंने पिया। यहाँ से हम अंदरूनी ग्रामीण सड़क पर चलते हुए धर्मपुर की दिशा में बढ़ रहे हैं। किनारे से दूर चलने की पीड़ा हमें असहज कर रही है। वास्तव में किनारे से भी बहुत से स्थानों पर मार्ग छोटी
पगडंडी आती रहती है, पर ग्रामीण जन उनके विवेक के अनुरूप परिक्रमावासी को दूसरे मार्ग पर भेज देते हैं। साथ ही कुछ लोग जल्दी जाने के हिसाब से भी इन मार्गों का प्रयोग करने लगते हैं, तो ग्रामीण भी फिर सभी को वे ही मार्ग दिखाते या बतलाते हैं। पर परिक्रमा का वास्तविक आनंद अनुभूति किनारे से मैया के साथ साथ चलने में ही है। हम चलते रुकते शाम 4:30 पर कुंडी गांव में आ गए और ग्रामीणों के बताए अनुसार एक अलग मार्ग पर आगे बढ़े। इसके पूर्व धर्मपुर के आगे कुंडी जाने हेतु ग्रामीणों ने हमें जो मार्ग बतलाया वो बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था हम हिप्नोटाइज हो गए हैं और अनचाहे मार्ग पर ही बढ़ रहे हैं, पर वास्तव में वो सही मार्ग ही था। कुछ खेतों और फिर सुनसान पहाड़ी पथरीली पगडंडी पर चल शाम 5 बजे हम छोटी धुआंधार नामक स्थान पर आ गए। यहाँ प्राकृतिक रूप से बना हुआ झरना है जो जबलपुर के पास के धुआंधार की ही भांति बहुत आवाज़ करता है, पर स्थान बहुत ही मनोरम है। हमने यहाँ कुछ समय बैठ कर दोपहर में हुए विवाद के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगी। गलती दोनों की भी नहीं है, दोनों एक दूसरे की तेज धीमे चलने की भावना को समझ रहे हैं, पर दोनों ही मजबूर हैं। तो हमने तय किया है कि हम हमारी वर्तमान जारी गति से ही चलते रहेंगे। जहाँ तेज होना या धीमे होना तय होगा अपने आप हो जाएगा। हम अब बस हमारे चलते रहने पर ही ध्यान देंगे। सूर्यास्त होते देख हमें भी अब यहाँ से आगे जाना ही होगा, क्योंकि अगला गांव कुछ दूर है। वैसे यहाँ जंगल के बीच भी एक आश्रम है, पर वहाँ कभी कोई आश्रमधारी होते हैं कभी नहीं। इसलिए ग्रामीणों का मत था कि हमें आगे के गांव तक ही जाना चाहिए। अतः ऐसे मनोरम स्थान पर बैठने का मोह छोड़कर हमने थोड़ी तेज गति से आगे चलना प्रारंभ किया। देखते ही देखते हम एक बार पुनः बहुत ही घने जंगल में आ गए। पैरों के नीचे गिरे पतझड़ के पत्तों पर पैर पड़ने से वे इस शांति में आपकी आवाज़ में भंग उत्पन्न कर रहे हैं। पर हम चलते रहे और कुछ ही समय में ये जंगल समाप्त हो खेत दिखाई देने लगे। दोनों ओर बहुत ही घने खेत थे और उनके बीच से मार्ग, मानो कोई सीनरी हम देख रहे हो। अरे ये क्या! बहुत दूर थोड़ा सामने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग मंद गति से बढ़ रहे हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, ये परिक्रमावासियों का ही दल है। हमने उनके थोड़ा करीब पहुंच नर्मदे हर का जयघोष किया, पर उन्होंने केवल पीछे मुड़कर देखा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद ये अहमदनगरी या कोपर गांव वाले परिक्रमावासी नहीं हैं। फिर हम हमारी गति से चलते हुए गांव में आ गए। ये गुरसी गांव है। चलते हुए हम मैया के तट पर ही बसी धर्मशाला में आ गए। इसके बाजू में ही एक कुटी बनाकर बाबा जी निवास करते हैं। हमने जल्दी से सारा सामान रखा और स्नान के कपड़े ले तट पर चले गए। तट व्यवस्थित पक्का बना हुआ है। मैया का पात्र कम चौड़ा है, पर दोनों तटों को पानी ने घेर रखा है। पानी थोड़ा अधिक गति से प्रवाहमान है, साथ ही बहुत ही साफ और ठंडा है। जब हम मैया के जल में प्रविष्ट हुए तो हमने देखा पानी एकदम ही स्वच्छ है, मानो कांस हो। हम कमर तक के पानी में खड़े होकर भी हमारे नीचे और आसपास की सारी ज़मीन आसानी से देख पा रहे हैं। ऐसा स्वच्छ पानी देख बहुत अच्छा लगा। हमने मज़े से स्नान किया, या एक अन्य सन्यासी भी स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद वापसी में उनसे हुई चर्चा से पता चला कि ये भी परिक्रमावासी है। नाम है विजय महाराज। ये अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। परिक्रमा में आने के पूर्व तक ये पटना बिहार में पोस्टेड थे। अब परिक्रमा के बाद वे वापस कोलकाता मिशन के मुख्यालय लौट जाएंगे और आश्रम के दिशा निर्देशों के अनुरूप किसी नए जगह इनकी पुनः पद स्थापना होगी। इन्होंने ही हमें जानकारी दी
कि हमें जाकर बाजू की कुटी में निवासरत बाबा जी को हमारे आगमन की सूचना देनी चाहिए। उसी आशय की जानकारी देने हम वहाँ गए। यहाँ केवल एक बाबा जी रहते हैं। उनसे चर्चा करते एक ग्रामीण जन बैठे हुए थे। बातों में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का ससुराल मेरे गृह नगर बालाघाट में ही है। बाबा जी ने जानकारी दी कि कोई परिक्रमावासी माता जी ही रात्रि के सभी के भोजन की चिंता करने वाली है, तो हमको विश्राम करना है। भोजन के समय वे हमें सूचना दे बुलवा देंगे। हमने भोजन बनाने में कोई सहयोग की पेशकश की तो उन्होंने कुटी के पीछे से हमें जलाऊ लकड़ियाँ लाकर चूल्हे के पास रखने हेतु बताया। उतना काम करने के बाद हम हमारे आसनों पर आ गए और फिर कपड़े सुखाने रखकर दैनिक की संध्या पूजा आरती की। इसके बाद हम विश्राम करते बैठे रहे। आज यहाँ पर एक ही परिवार के 5 सदस्य ऐसे परिक्रमावासी ब्रह्मांड में जिन्होंने हमसे रास्ता पूछा था, वो माताजी, एक अन्य युवा सन्यासी मौनी बाबा, सन्यासी श्री विजय महाराज और हम 2, ऐसे कुल हम 10 परिक्रमावासी यहाँ रुके हुए हैं। रात्रि 8 बजे बाबा जी ने हमें भोजन प्रसाद हेतु बुलावा भेजा, जिसमें पूड़ी, रेशेदार सब्जी और मठा ऐसा प्रसाद हमने पाया। एक स्थानीय ग्रामीण सेवक ने सभी को बहुत ही प्रेम से परोसा। बाबा जी ने सभी को बहुत आग्रह करके खिलवाया। सभी बहुत खुश है, मानो हम एक परिवार हो गए हैं। इस आश्रम के बाबा जी की आदत है, वे हर बात उल्टी बोलते हैं। अर्थात, सेवक राम, तो किसी को पूड़ी के लिए तो पूछना ही मत, सब्जी तो परोसना ही मत, पानी तो लेके ही मत जाना, आदि आदि। ये उनके हंसी मजाक और स्नेहाशीष प्रकट करने का उनका अपना तरीका है, जिसमें उपस्थित हम सभी को बहुत हंसी आई और आनंद भी। भोजन के बाद सभी ने बैठकर रात्रि 9 बजे के आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार सुने। बाबा जी ने इस दौरान भी उसी तरह की उल्टी बातें की। किसी के निधन पर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ मरकर मुक्त हुआ। किसी के मंत्री पद जाने पर उसे मिठाई बांटने आदि की सलाह दी, आदि आदि। पुनः एक बार हम सभी हंसते हुए लोटपोट हुए। बाबा जी का नाम लाल बाबा है। आयु में वे करीब 75 से 80 के आसपास हो गए। बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और स्नेही ऐसा उनका स्वभाव था। इसके बाद हम सभी वापस हमारे आसनों पर आ गए। मौनी बाबा, जिन्होंने परिक्रमा में मौन रखा हुआ है, इसलिए इनका नाम मौनी बाबा पड़ गया। उन्होंने रात्रि में किसी ग्रामीण से कहकर दूध मंगवाया। उन्होंने वो पिया। रात्रि में भोजन ना करने का उनका नियम है। सभी अपने अपने आसनों पर आ गए। हम थोड़ा अलग नीचे सोए हैं, बाकी लोग हमारी तुलना में थोड़ी अधिक ऊंचाई पर। इसलिए श्री विजय महाराज का आग्रह है कि हम भी ऊपर ही आकर हमारे आसन लगा लें। पर हम जहाँ है ठीक है, ऐसी जानकारी हमने उन्हें दी और फिर सभी आराम से मैया के सानिध्य में गहरी शांति लिए शरीर को अस्थायी विश्राम देने वाली क्रिया में खो गए। कानों का वहम है या वास्तविकता पता नहीं, पर रात की शांति में मैया के कलकल निनाद करते जल ने हमें उनकी दिव्य उपस्थिति अनुभव जरूर करवाई। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।